वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 12 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ऑरिसिस रेक्स मिशन के बारे में है। हाल ही में न्यूज में ये आई है बात कि ऑरिसिस रेक्स मिशन जो है वो एस्ट्रॉइड बेनू से रिटर्न आ रहा है, वहां से निकल चुका है। हालांकि धरती तक आने में अभी इसे 2 साल का समय लगेगा, मतलब ये वापस आ रहा है। तो गया कब था और क्यों गया था? ऑरिसिस रेक्स का फुल फॉर्म है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। तो क्या आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना। ऑरिसिस रेक्स इतना ही काफी है। देखिए 2016 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था यूएसए के द्वारा। यूएसए ने पहली बार ऐसी कोशिश की कि वो किसी एस्ट्रॉइड से कोई सैंपल कलेक्ट करके स्टडी करें। बार बार नाम आ रहा है एस्ट्रॉइड का। एस्ट्रॉइड होते क्या हैं? एस्ट्रॉइड स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वैसे तो देखिए प्लेनेट की तरह ही होते हैं, बट प्लेनेट से काफी छोटे होते हैं। जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था तो कई सारा जो डस्ट था वो इकट्ठा होकर प्लेनेट में कन्वर्ट हो गया। कुछ बेचारे छूट गए, वो काफी छोटे थे तो वो प्लेनेट नहीं बन पाए, लेकिन वो प्लैनेट्स की तरह ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यहां पर देखिए ये जो ग्रीन कलर का पाथ है वो एस्ट्रॉइड बेनू का है। अगर आप इस ग्रीन कलर के पाथ को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे ये कई बार अर्थ के काफी नजदीक आ जाता है। तो इसी रॉकी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए ऑरिसिस रेक्स को भेजा गया था। अब ऐसा भी नहीं है कि बेनू एकमात्र ऐसा एस्ट्रॉइड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इनकी संख्या तो मिलियंस में है। इनफैक्ट एक पूरी एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है जो हमें मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। एडिशनली एक कूपर बेल्ट है जो कि प्लूटो के भी बाहर मिलेगा, सोलर सिस्टम के बाहर। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब इस ऑरिसिस रेक्स मिशन का उद्देश्य क्या था? बेनू के ऊपर इस मिशन को भेजकर हमें वहां से कुछ मिट्टी का, पत्थरों का सैंपल कलेक्ट करना था और वापस से अर्थ पर लेकर आना था। 7 सालों का लंबा समय लगा है और ये 2023 में कंप्लीट होगा। तो हमें वहां से 60 ग्राम सैंपल मिल जाएगा जो धरती तक आएगा। अब ऐसा भी क्या था कि हमें 60 ग्राम मिट्टी और पत्थर एस्ट्रॉइड बेनू से मंगाना पड़ रहा है, वो भी 7 साल का लंबा समय लगा के। क्या यहां धरती पे मिट्टी और पत्थर की कमी पड़ गई थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में जो एस्ट्रॉइड बेनू है ये बहुत पुराना है। ये तभी बना होगा जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा होगा। बिलियंस ऑफ ईयर्स में इसके कॉम्पोजिशन में कुछ खास चेंजेस भी नहीं आए हैं। तो यहां पर कुछ केमिकल्स होंगे, कुछ रॉक्स होंगी जो सोलर सिस्टम के बनने के समय के होंगे। अगर वो हमें मिल जाते हैं तो हमें सोलर सिस्टम, सन, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स के बनने के दौरान जो कुछ हुआ होगा उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। बस इसी उम्मीद में ये मिट्टी और पत्थर हम मंगा रहे हैं। इस एस्ट्रॉइड बेनू में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है और कई सारे मिनरल्स हैं। ये एक कार्बोनेशियस एस्ट्रॉइड है। इसी वजह से ये बहुत कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सिर्फ 4% लाइट ये रिफ्लेक्ट करता है जो भी इसको हिट करता है। ये बहुत कम है। अगर आप वीनस के कंपैरिजन में जाएं तो वीनस 65% लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। अर्थ भी जो लाइट अर्थ पे पड़ती है उसका 30% रिफ्लेक्ट कर देता है। ये केवल 4% करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी सिग्निफिकेंट है। इसके बारे में हमें स्टडी करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एनएफआरए अब बिल्कुल प्रोसेस में है। ये वेरीफाइड और एक्यूरेट डेटाबेस तैयार कर रहे हैं कंपनीज का और उन ऑडिटर्स का भी जो इनके रेगुलेटरी एम्बिट में आते हैं। अब ये एनएफआरए है क्या, यही सबसे बड़ा सवाल है। सत्यम घोटाला याद है? 2009 वाला 14,000 करोड़ का घोटाला था वो। और पीएनबी घोटाला 2014 का जो 11,000 करोड़ का घोटाला था, अरे वही नीरव मोदी वाला। एक्चुअली में इन घोटालों में एक बहुत बड़ी घपलेबाजी जो थी वो ऑडिटिंग में थी। अब इसके पहले कि आप एनएफआरए समझें, आपको ऑडिटिंग का क्या रोल होता है प्राइवेट कंपनीज में ये समझना पड़ेगा। हर कंपनी एक थर्ड पार्टी एंटिटी से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाती है, जिसमें वो ये बताते हैं कि हमारी कंपनी ने क्या सेल किया और उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, क्या उनकी कॉस्ट थी। अब ये ऑडिट का काम वो थर्ड पार्टी कंपनी से क्यों करवाते हैं? ये तो वो खुद भी कर सकते हैं ना। थर्ड पार्टी कंपनी से इसलिए करवाते हैं क्योंकि जब कोई कंपनी किसी बैंक में लोन मांगने के लिए जाएगी या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो वो कहेंगे कि आप अपना ऑडिट रिपोर्ट दिखाइए जो किसी ट्रस्ट वर्दी एंटिटी के द्वारा किया गया हो, ताकि हमें भरोसा हो कि आप जो टर्नओवर बता रहे हैं वो एक्चुअली में है, जिसके बेसिस पर हम आपको लोन देने वाले हैं। तो इसीलिए ये लोग किसी ट्रस्ट वर्दी
थर्ड पार्टी कंपनी से ऑडिट करवा लेते हैं और फिर वो डेटा जाके बैंक को दे देते हैं और बैंक उसी आधार पर उनको लोन दे देता है। अब आपने ऑडिट का रोल एक प्राइवेट कंपनी में समझ लिया। अब सारी घपलेबाजी इसी थर्ड पार्टी कंपनी से शुरू होती है। कई बार ये कंपनीज इन थर्ड पार्टी कंपनी से साठगांठ कर लेती हैं और अपने मन मुताबिक ऑडिट तैयार करवा लेती हैं, जिसके बेसिस पे ये फाइनेंस गैदर करके उसे मैनिपुलेट करते हैं। सत्यम घोटाले में यही तो हुआ था। सत्यम कंप्यूटर्स एक बहुत बड़ा जाइंट बन चुका था। ये एक आईटी कंपनी थी। ये कर क्या रहे थे कि ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मैनिपुलेट करवा रहे थे। इनकी सेल उतनी नहीं थी जितनी ये दिखा रहे थे। फर्जी इनवॉइस तैयार कर रहे थे और बहुत ह्यूज प्रॉफिट दिखा रहे थे। इसी प्रॉफिट के बेसिस पे इनके शेयर्स के जो दाम थे वो मार्केट में काफी तेजी से बढ़ने लगे, जिससे इन्हें खूब सारा पैसा मिलने लगा। उस समय जो 2001, 2, 3 की मैं बात कर रहा हूं, रियल स्टेट मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। इन्हें ऐसा लगा कि हम यहाँ पे फर्जी प्रॉफिट दिखा के शेयर मार्केट से पैसे निकाल लेंगे। इस पैसे को हम लगाएंगे रियल स्टेट में। उसके बाद रियल स्टेट से हम उस पैसे को रिकवर करेंगे और जो हमने प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है अपनी कंपनी में उसे कंपनसेट कर देंगे। यही सारी प्लानिंग चल रही थी। इन्होंने खूब सारा पैसा अपने शेयर को बहुत ज्यादा हाई फाई बढ़ा के, कंपनी का वैल्यूएशन उतना था नहीं जितना दिखा के पैसे इकट्ठा किए, रियल स्टेट में लगाया। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आ गया। रियल स्टेट धड़ाम से गिर गया। इनके सारे पैसे डूब गए। अब इन्होंने जो भी प्रॉफिट दिखाया था सत्यम कंप्यूटर्स में, वो उसे कंपनसेट नहीं कर पाए। फाइनली इन्हें 2009 में खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। उसके बाद इसके जो ओनर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी जो ऑडिटिंग कंपनी थी वो भी चपेट में आई। उन्हें 2 साल के लिए बैन किया गया, उन्हें भी पनिश किया गया। ये सारा मामला ऑडिटिंग की वजह से हुआ। पीएनबी घोटाले की बात कभी और करेंगे। अभी जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मैंने समझा लिया। मेरा काम हो गया, मैंने बैकग्राउंड बना लिया है। अब मैं आपको एनएफआरए समझा सकता हूं। अब देखिए, ऑडिटिंग की वजह से इतना सारा घपला हुआ तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी ओर से कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग अथॉरिटी तैयार कर लें जो इन कंपनीज के ऊपर निगरानी रख सके। ये मनमाने तरीके से अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर को कंस्टिट्यूट किया। कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के सेक्शन 132 क्लॉज 1 का इस्तेमाल करके। इस बॉडी में 15 मेंबर होंगे, जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और बाकी के पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। इनका काम क्या होगा? वही सरकार के ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे जो सभी कंपनीज को फॉलो करने होंगे, ये डिसाइड करेंगे। एट द सेम टाइम ये सभी कंपनीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करेंगे। ये इस बात को भी इंश्योर करेंगे कि जो भी लोग इस ऑडिटिंग के पूरे फंक्शन में इन्वॉल्व हैं वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और क्वालिटी ऑफ सर्विस में कोई गड़बड़ी ना आए। पावर्स की बात करें तो अगर किसी ने इनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उन्हें पेनल्टी भी लगा सकते हैं। वो सभी कंपनीज इनके एम्बिट में आ जाएंगी जो स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में है, चाहे बीएसई है, एनएसई है, उसमें रजिस्टर्ड है। ये उनकी ऑडिटिंग कर सकते हैं। वो कंपनीज भी जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड हैं, अगर उनका पेडअप कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा है या फिर जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है तो वो भी इनके एम्बिट में आ जाएंगी। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनीज हैं जो जनरेशन करती हैं, सप्लाई करती हैं, वो सब इनके एम्बिट में आएंगे। सबकी ऑडिटिंग का ये काम देखेंगे, उनके जो भी अकाउंटेंसी वगैरह है उसे ओवरसी करेंगे। इन्हें कौन मॉनिटर करेगा? इन्हें मॉनिटर किया जाएगा कैग के द्वारा। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। होपफुली एनएफआरए का पूरा मामला आपको समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड रिपोर्ट के बारे में है। आईयूसीएन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। पूरा टाइटल है नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। बड़ी बढ़िया सी रिपोर्ट है। एक नया डायमेंशन दिया गया है। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पोर्ट्रे करते हैं नेचर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। इस डायमेंशन को यूजुअली हम नजरअंदाज कर देते हैं। इनका ये कहना है, ये ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम नेचर कंजर्वेशन में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को लेकर आए। हम कई डायमेंशन में नेचर को कंजर्व करने की बात करते हैं, लेकिन जब ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसका नेचर के ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है, इस पर हमारा ध्यान कम ही जाता है। इस रिपोर्ट ने वो बात बताई। जब कहीं कोई एरिया कॉन्फ्लिक्ट में होता है तो वहां पर जानवरों की किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई एरिया किसी आर्म ग्रुप ने कैप्चर कर लिया तो वो वहां के जानवरों को मारने लगते हैं, खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी, और उनके ऊपर कोई जो रेगुलेशंस हैं वो लग नहीं पाते हैं। इकोसिस्टम को डिग्रेड किया जाता है वॉर के कंसिक्वेंस के फॉर्म में। कंजर्वेशन का डिसरप्शन इस वजह से भी होता है क्योंकि जो एरिया कॉन्फ्लिक्ट में आता है वहां पर जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उनको भी मार दिया जाता है, जो प्रोटेक्टेड एरिया का स्टाफ होता है उसको भी मार देते हैं। तो कंजर्वेशन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है अगर किसी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो रिस्क है वो किस प्रकार से है, इसका इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया। जैसे रवांडा में 1994 में
जब वॉर हुआ तो वहां के 90% जो बड़े मैमल्स थे उनको मार दिया गया। हम अकागेरा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। या तो उनको खाने के लिए मार दिया गया या फिर वहां पे जो इंसर्जेंट थे उन्होंने उन्हें मारकर उनका ट्रेड किया, व्यापार किया और पैसे कमाए। आप समझ सकते हैं कि इसका नेचर पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। फर्दर अगर सिविल अनरेस्ट है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, तो उससे भी लगभग 200 इंडेंजर्ड स्पीसीज रिस्क में रहती हैं। काफी अच्छी रिपोर्ट है, एक नया डायमेंशन हमें मिल रहा है इस रिपोर्ट से। आईयूसीएन की बात करें तो 1948 में बना था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेचर कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज की बात करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं, एडवोकेसी और एजुकेशन पे भी वर्क करते हैं। इनके पास यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस भी है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट जारी करते हैं जिसमें बताते हैं कि कौन सी स्पीसीज कितने खतरे में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पुदुचेरी जो हर घर जल यूटी बना है उसके बारे में है। हाल ही में पुदुचेरी को हर घर जल यूटी का दर्जा दे दिया गया क्योंकि इन्होंने जो भी रूरल एरिया है वहां पर हर घर को टैप कनेक्शन दे दिया है, टोटी का पानी पहुंचा दिया है। यह इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन। ऑब्जेक्टिव यह था कि 2024 तक रूरल इंडिया में जितने भी घर हैं हम उनके घरों तक टैप्ड वाटर, टोटी वाला पानी पहुंचाएंगे। इस मिशन का गोल यह है कि हर घर तक गांव में हमें फंक्शनल टैप कनेक्शन देना है। फंड शेयरिंग की बात करें तो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उन्हें केवल 10% लगाना है, 90% सेंटर देगा। जो बाकी के स्टेट्स हैं वहां पे 50-50 का शेयर है। यूटीज में सारा पैसा सेंटर ही खर्च करता है। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड, डिमांड ड्रिवन और कम्युनिटी मैनेज प्रोग्राम इसे बनाया गया है। ग्राम पंचायत का एक बहुत ही की रोल होगा इसकी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन इसके बहुत ही की कंपोनेंट्स हैं। जो मिशन है उसमें सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर पे काफी फोकस किया गया है। इसका मतलब क्या है? सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर का मतलब यह है पानी आएगा कहां से, इस पर भी तो ध्यान रखो। पानी खाली पहुंचाना है, आना भी तो चाहिए। तो इसमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर का मतलब ये होता है जो पानी आप अपने वॉशरूम में, अपने बाथरूम में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में बर्बाद करते हैं, उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन करें, जो बारिश का पानी हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, इस पानी को हम वापस से इस्तेमाल कर पाएं। प्रायोरिटी कौन से एरियाज को दी जाएगी? ऐसे एरिया जहां पर पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, खराब पानी है। ऐसे एरिया जहां पर ड्रॉट ज्यादा आता है, डेजर्ट वाला एरिया है। ऐसे गांव जहां पर शेड्यूल टाइप्स की संख्या ज्यादा है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और आदर्श ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम योजना के जो गांव हैं इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। पुदुचेरी चौथा स्टेट या यूटी बना है। इसके पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार आइलैंड भी इस माइलस्टोन को अचीव कर चुके हैं। ये सारी बातें इस आर्टिकल के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अल अक्सा मॉस्क के बारे में है। हाल ही में इजराइल की पुलिस ने एक आर्म्ड ऑपरेशन चलाया अल अस्का मॉस्क में, जो कि ईस्ट जेरूसलम में आपको मिलेगा। इसके बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ। 300 लोग लगभग इस पूरे ऑपरेशन में इंजर्ड हुए। बवाल यहां रुका नहीं, उसके बाद गाजा पट्टी से, गाजा स्ट्रिप से हमास ने मिसाइल से हमले शुरू कर दिए इजराइल के ऊपर। इजराइल ने भी रिटेलिएट किया और मिसाइल से हमले किए गाजा स्ट्रिप में। हमास के जो स्टैब्लिशमेंट थे वहां पर कई सारे लोगों की जान गई। अभी हाल की रिपोर्ट तो ये है कि 500 मिसाइल्स दागी गई हैं हमास के द्वारा इजराइल के जो अभी कैपिटल है तेल अवीव, जो बाकी लोग मानते हैं वहां पर। हालांकि उन्होंने अपनी जो एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसे वो आयरन डोम कहते हैं, उससे 90% मिसाइल्स को तो उन्होंने रोक लिया, बट कुछ मिसाइल्स फिर भी तेल अवीव पे गिरी हैं, जिसमें एक भारतीय महिला की मौत भी हुई है। ये पूरा मामला है काफी ज्यादा हाईलाइटेड है इस समय। अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला जो है वो टेम्पल माउंट में चल रहा है। उसके पहले आप लोकेशन देखिए इजराइल की, ये है इंडिया। इंडिया से जो इजराइल की लोकेशन है वो यहां पर है। अगर हम बात कर रहे हैं टेम्पल माउंट की, टेम्पल माउंट एक्चुअली में एक हिल रीजन है जो कि जेरूसलम के ओल्ड सिटी में सिचुएटेड है। ये काफी होली साइट है, मतलब ज्यूज के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी, इस्लाम के लिए भी। इस्लाम में इसे हरम ए शरीफ के नाम से पुकारा जाता है और ज्यूज इसे बहुत ही होली मानते हैं, पवित्र मानते हैं। अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहें तो देखिए ये पूरा इजराइल है। यहां पर है गाजा स्ट्रिप जहां पे हमास है और वो लगातार अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, इजराइल भी इनके ऊपर अटैक कर रहा है। यहां पर है जेरूसलम। जेरूसलम की बड़ी पिक्चर अगर आप लेंगे, ये पूरा एरिया जेरूसलम का है, तो इसके वेस्टर्न पार्ट में ये है ओल्ड सिटी, जिसे वेस्ट जेरूसलम भी आप कह सकते हैं, ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी में अगर आप इस रीजन को थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये जो पूरा रीजन है इसमें ये वाला हिस्सा जो है ये है टेम्पल माउंट। और यही टेम्पल माउंट में इसी जगह पे अल अक्सा मॉस्क है। ये इस्लाम में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद मानी जाती है मक्का और मदीना के बाद। इस मॉस्क में जब ऑपरेशन चलाया गया तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई। तो आपने अल
अक्सा जो मॉस्क है उसकी लोकेशन देख ली। ये देखिए मॉस्क की पिक्चर है, काफी खूबसूरत मॉस्क है ये, और इसका जो डोम है जो गोल्डन कलर का है ये लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो पूरा मामला चल रहा है। अल अक्सा इसका मतलब है अरबिक में फारदेस्ट मॉस्क। ऐसा माना जाता है, कुरान में ऐसी बात है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने पहले मक्का से अल अक्सा की यात्रा की थी, उसके बाद वो स्वर्ग की ओर, हेवन की ओर, जन्नत की ओर चले गए। ओरिजिनली ये एक स्मॉल प्रेयर हाउस था। बाद में 705 सेंचुरी में उमैयद कैलिफ अब्दल मलिक ने इसे काफी ज्यादा भव्य रूप दे दिया था। ये सारी बातें इस आर्टिकल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्रेडिट रेटिंग के बारे में है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग में ये कहा गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग में, कि इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो करंट लेवल पे बनी रहेगी, यानी कि BBB-। ये रेटिंग अगले 2 सालों तक बनी रहेगी। अब देखिए किसी भी देश को जो रेटिंग दी जाती है वो उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को इशारा करती है। मतलब ये लोकेशन अच्छी है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मामला होता है। क्रेडिट रेटिंग एक क्वांटिफाइड असेसमेंट होता है किसी भी बॉरोअर के क्रेडिट वर्दिनेस का। क्रेडिट रेटिंग किसी कंपनी को दी जा सकती है, किसी सरकार को दी जा सकती है, किसी बड़े कॉर्पोरेशन को दी जा सकती है, इवन किसी सॉवरेन गवर्नमेंट को भी दी जा सकती है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग है वो भारत के लिए है, मतलब भारत में जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुनिया में कुछ बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे फिच रेटिंग है, मूडी का इन्वेस्टर सर्विस है, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग है। 1980s की में इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम है वो शुरू हुआ। कुछ रेटिंग कंपनीज हैं जो सेबी के तहत रजिस्टर्ड भी हैं, लाइक क्रिसिल, ICRA, केयर और फिच इंडिया। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उस कंट्री में बढ़ता है और वो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ई संजीवनी के बारे में है। कोविड की सिचुएशन चल रही है, ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में सबको पता होना चाहिए। डिफेंस में जो पहले डॉक्टर्स काम करते थे, अब वो ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं लोगों को ई संजीवनी के तहत। ये एक फ्लैगशिप टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा डेवलप किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। ये फ्री कंसल्टेशन देते हैं इंडियन सिटीजन्स को। इसके 2 हिस्से हैं। ई संजीवनी, इसमें एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल से जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए 1,50,000 हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर्स को जोड़ा गया है। एक है ई संजीवनी OPD, जिसमें कोई सामान्य नागरिक डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के जरिए अपनी बातें बता सकता है और मेडिसिन का रिकमेंडेशन ले सकता है। स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स बताइए। ऑरिसिस रेक्स मिशन स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो सन को स्टडी करेगा। NFRA, इसके अकाउंट को कैग के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। IUCN 1972 में फाउंड किया गया, केनिया के नैरोबी में हेडक्वार्टर है। अल अक्सा मॉस्क सऊदी अरेबिया में है। ई संजीवनी फ्लैगशिप टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, फ्री कंसल्टेशन देता है इंडियन सिटीजन्स को। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, जवाब आप कहां देंगे पता है ना, कमेंट बॉक्स में। और PDF कहां मिलेगी पता तो है आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एट द सेम टाइम ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा, इतना भी मेहनत का काम नहीं है। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।